Hello friends, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today's topic is about CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad PhD entrance exam questions, and this exam was held on last Sunday 20th June 2021, and in this exam there are three different type of section. In section A, aptitude part, logical reasoning and aptitude part, and in section B, our subject related question which is biological sciences, and in section C there are mathematics, physics and chemistry type of questions, and each section contain 25 question. Okay, so in this video we will discuss only biological sciences related question, और इस एग्ज़ाम को अपेयर करने के सबसे पहले आपके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए CSI नेट JRF, तब हम ये एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उसका भी कॉल लेटर मुझे आज आ चुका है। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो 4 राउंड्स के अंदर होता है। 5 और 6 जुलाई को फर्स्ट राउंड होगा, 8 और 9 जुलाई को इसका फाइनल राउंड होगा। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली बायोलॉजिकल साइंसेज रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल टाइप के जो भी क्वेश्चन मुझे याद रहे, क्योंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसके अंदर ऑप्शंस मुझे कुछ क्वेश्चंस के याद रहे, कुछ क्वेश्चंस के नहीं रहे। तो अगर आपने भी ये एग्ज़ाम अपेयर किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आता है तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमाइनो एसिड फाउंड इन हाई प्रोपेंसिटी इन अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर हाई प्रोपेंसिटी में कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। तो हम सबसे पहले प्रोलीन के बारे में हम सबको पता है। प्रोलीन क्या है? प्रोलीन इज अ हेलिक्स ब्रेकर। ओके, सो हेलिक्स ब्रेकर। तो प्रोलीन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद ग्लाइसिन के लिए बारे में भी हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ग्लाइसिन को भी प्रीफर नहीं किया जाता है अल्फा हेलिक्स के अंदर, और एलिनिन को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है अल्फा हेलिक्स के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से रिलेटेड था। इसके अंदर ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इनको सही ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है कि सबसे पहले रिसेप्टर की लिगेंड से बाइंडिंग होगी, उसके बाद इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, इफेक्टर प्रोटीन की बाइंडिंग होगी, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट व्हेन सेल इज अंडर नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। सो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर हम क्या देखते हैं, जनरली जो सेल के अंदर इंटरनल साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और आउटर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन करता है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम ATPase। ओके, और जो रेस्टिंग जनरली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। ओके, तो इसको मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे क्या ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट देखना है। ओके, सो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज हायर देन इंट्रा सेलुलर। जनरली क्या होता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन जो पोटेशियम आयन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के इंटरनल अंदर की साइड में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलरली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज़ हायर देन इंट्रा सेलुलर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंट्रा सेलुलरली हाई रहती है एज कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, सो ये ऑप्शन हमें क्या ढूंढना था, नॉट ट्रू ढूंढना था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज़ हायर देन इंट्रा सेलुलर, ये भी करेक्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज हायर देन इंट्रा सेलुलर, ये भी करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी पूछे जाते हैं, ICMR के अंदर भी पूछे जाते हैं। एक बार गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था जिसमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी थी कि कितने मिलीमोलर इस तरह से इसकी होती है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लोराइड आयन की 120 होती है आउटर साइड में, जबकि इंटरनल साइड में ओनली 5 होती है।
ओके तो ये सारी इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस सारे जो एग्ज़ाम है लाइफ साइंसेज से रिलेटेड वो सारे इंटरनली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट वही सिमिलर रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके। किसी जैसे CSI नेट में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, वहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, अदरवाइज़ उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ओके तो आप मेरे DBT JRF वाले जो वीडियो सीरीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियरली अच्छे से देख लेते हो तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन रेशियो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक कोई पिगमेंट प्रिकर्सर है, पिगमेंट प्रिकर्सर, और इसमें इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट है कोई जिसमें कन्वर्ट हुआ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट ए, जीन ए की प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, एंड पर्पल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट बी, तो ये फर्दर कन्वर्ट हुआ पर्पल प्रोडक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ जीन बी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ़ F1 प्रोजेनी आर पर्पल एंड सेल्फिंग ऑफ F1 विच इज़ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पर्पल एंड वाइट इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के अंदर इनकी जब सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन के अंदर इसका रेशियो पूछा है। तो जनरली जो मेंडेलियन जो रेशियो होता है F2 जनरेशन का वो कितना होता है, 9:3:1। ओके ये फिनोटाइपिकली रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा 9:7, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो क्या होता है जिसमें अगर डुप्लीकेट ये वाला जो डोमिनेंट जो जीन होता है लाइक A B, तो ये दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, पर्पल फिनोटाइप आएगा, अदरवाइज यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, वाइट आ जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्पल कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, इसके अलावा इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारे तीनों ही क्या आ जाएंगे, वाइट आ जाएंगे। ओके तो ये एपिस्टेटिस का एग्जांपल है, बिकॉज एपिस्टेटिस मीन्स एक जीन किसी अनदर जीन के जो फिनोटाइप को कुछ अफेक्ट करता है। ओके तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोटीन फोल्डिंग हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू रिजाइड इन, तो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू कहाँ पे रिजाइड होते हैं, जैसे कि हम अमाइनो एसिड के अंदर भी पढ़ते हैं, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं जो जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी कोर साइड में, जो फोल्डिंग हो जाती है उसके कोर साइड में प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, इस तरह से अंदर की साइड में। ओके तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, कोर साइड। सरफेस पे प्रेजेंट नहीं रह सकते, सरफेस पे इसका भी क्या रीज़न है, सरफेस पे क्यों प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कैटालाइटिक साइड पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो कुछ स्पेशल अलग से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और थ्रू आउट द प्रोटीन नहीं रह सकते। ओके सो कोर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन था कि ए मैन इज़ हेट्रोजाइगस, ये मैन है, हेट्रोजाइगस है फॉर ऑटोसोमल जीन, ऑटोसोमल जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, एंड ही कैरीज रेसेसिव एक्स लिंक्ड एलील डी, रेसेसिव एक्स लिंक्ड एलील डी था इसके पास, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म विल बी बी एंड डी, तो इसका स्पर्म का जो प्रोपोर्शन है वो बी एंड डी कितना हो सकता है, उस इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो कितना होगा, अगर हम लोग यहाँ पे y रखते हैं क्योंकि ये मेन है तो y रखेंगे, अब इसका क्रॉस करवा के देखेंगे तो क्या होगा, बी डी वापस बी वाई और इसका करेंगे बी एंड डी एंड स्मॉल बी वाई, तो कितना प्रोपोर्शन है यहाँ पे, टोटल प्रोजेनी कितनी है 4, और इसमें से 4 में से 1 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है और 1 ये आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी पूछिए हमें, तो 1/4 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened when evolutionary RNA converted into deoxyribose form of sugar, so इसमें अगर RNA से DNA फॉर्म को प्रीफर किया गया,
डीऑक्सीराइबोस शुगर को। और डीऑक्सीराइबोस शुगर के टाइम इसमें क्या हुआ, तो जब ऑक्सीजन, डीऑक्सी मीन्स उसके सेकंड पोजीशन, सेकंड प्राइम कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसलिए बोलते हैं 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, तो डीऑक्सीडेशन हुआ मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइटोटिक प्रोडक्ट इन ए सेल। तो सेल के अंदर ये एक सेल है। ओके, अब ये माइटोटिकली अगर डिवाइड हो रही है तो ये क्या होता है, ये पोर्शन होता है 2n, ये वापस डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर, 2 डॉटर सेल के अंदर, और इसका जो क्रोमोसोमल रेशियो है वो भी कितना होएगा, इक्वल रहेगा 2n। अगर ये मियोसिस होता है यहाँ पे, तो ये 2n वाली कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाती, यहाँ पे 4 सेल्स बनती और वो होती nn। ओके, तो ये होता है माइटोसिस। तो माइटोटिक प्रोडक्ट में क्या होगा, 4 डॉटर सेल नहीं होती है, ओनली 2 डॉटर सेल बनेगी यहाँ पे। फिर वापस 4 डॉटर सेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 डॉटर सेल ईच विद 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट नहीं होता है यहाँ पे, 2 सेट होता है। ये जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है इसको क्या बोला जाता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये हैप्लॉइड कंडीशन होती है, हैप्लॉइड होता है, तो उसको बोला जाता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड 2 डॉटर सेल्स ईच विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड बी सेल इज। तो न्यूली फॉर्म जो बी सेल होती है उसके ऊपर सबसे पहले जो एंटीबॉडी एक्सप्रेस होती है वो कौन सी होती है, IgM। ओके, तो बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे इसमें, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्रिडिन ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इन DNA कॉजेज विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो एक्रिडिन ऑरेंज क्या है, एक इंटरकेलेटिंग एजेंट है। हम ये सबको पता होगा कि एक्रिडिन ऑरेंज क्या है, इंटरकेलेटिंग एजेंट। और ये क्या करता है, DNA के जो ऐसे बेसेस होते हैं उसके अंदर इंटरकेलेट कर देता है, और यहाँ पे क्या करेगा, या ये तो या इंसर्शन करता है या फिर यहाँ पे क्या होगा, डिलीशन हो जाएगा बेसेस का। ओके, सो यहाँ पे या तो एक बेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, या फिर इसके इंटरकेलेशन की वजह से कोई बेस यहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डिलीशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई वन बेस पेयर अगर इंटरकेलेट होता है, डिलीशन होता है या डुप्लीकेशन होता है, इंसर्शन होता है वहाँ पे, तो पूरी जो फ्रेम होती है आगे की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस वाले म्यूटेशन को क्या बोला जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। लाइक यहाँ पे AUGCTC, यहाँ पे कुछ भी ऐसे बेसिस हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे एक A यहाँ पे और इंटरकेलेट हो गया, लाइक यहाँ पे ये वाला जो A है ये इंटरकेलेट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AUG तो हो गया, और फिर नेक्स्ट जो होगी वो पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। CTC की जगह पे क्या आ जाएगा, ACT, उसके बाद CT, और इस तरह से आगे ये पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट टाइप का म्यूटेशन है। सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन नहीं होता। सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है, इस तरह से मिस सेंस, नॉन सेंस, वो जो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइप के म्यूटेशन को सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं। और उसी के टाइप्स हैं ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या पूछा गया था कि एक जो प्रोटीन है जिसका अप्रोक्सीमेट मास ऑफ फाइनल प्रोटीन प्रोडक्ट इन डाल्टन एनकोडेड बाय मैसेंजर RNA विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इसमें मैसेंजर RNA की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। ये एक मैसेंजर RNA है, इसके 5 प्राइम UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, ये है 300 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एंड इनिशिएशन कोडोन है यहाँ पे AUG, उसके बाद AUG फॉलोड बाय 1098 न्यूक्लियोटाइड्स, इतने न्यूक्लियोटाइड है। और 1099 जो कोडोन है वो क्या है, UAA है, इट मीन्स ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। उसके बाद 3 प्राइम UTR जो अनट्रांसलेटेड रीजन है उसमें है 20 न्यूक्लियोटाइड। ओके,
तो ये कोई एक मैसेंजर आरएनए है और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्रोटीन का, प्रोटीन उसका क्या आइडेंटिफाई करना है, मास आइडेंटिफाई करना है इन डाल्टन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 5 प्राइम यूटीआर रीजन है ये ट्रांसलेट नहीं होता है, तो इसके 300 न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे 20 न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 1098 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 320 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 778। ओके, 778 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में है। और उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ था या फिर कोडोन दिया हुआ था, बिकॉज अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो फिर 778 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोडोन रखते हैं तो ही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आ रहा था। इस वजह से ये 778 क्या है, यहाँ पे कोडोन्स है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 778 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, क्योंकि 110 एक अमाइनो एसिड का जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है वो इतना होता है। प्रोटीन का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें हर एक अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, तो एक अमाइनो एसिड का एवरेज मोलिकुलर वेट होता है 1110। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ जाता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 877। ओके, 0 8 15 एंड 8। ओके, इतनी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, 777 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, किसी भी अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 18। और यहाँ पे अगर 778 अमाइनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, 777। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप के इसका जो आंसर है वो इस टाइप से आ रहा था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसको और आप कैलकुलेट करके अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिससेंस म्यूटेशन कॉज लार्जेस्ट डिफरेंट इन प्रोटीन। तो कौन सा ऐसा मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है जिसमें अमाइनो एसिड की जो फॉर्म होती है, लाइक पोलर अमाइनो एसिड है वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाए या पोलर में कन्वर्ट हो जाए, जो अमाइनो एसिड की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो इसको बोला जाता है मिससेंस म्यूटेशन। ओके, मिससेंस म्यूटेशन 2 टाइप का हो सकता है, कंजर्व्ड और नॉन कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड होगा उसमें तो इसकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन नॉन कंजर्व्ड में क्या आएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। लाइक पोलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस आएगा प्रोटीन के अंदर। तो यहाँ पे अगर सेरीन और सिस्टीन को देखें तो ये दोनों ही क्या है, पोलर हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर सेरीन की जगह सिस्टीन भी आ गया तो वो दोनों ही पोलर अमाइनो एसिड है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। लाइसिन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, और आर्जिनिन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। और टायरोसिन क्या है, टायरोसिन यहाँ पे पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है, और फिनाइलएलनिन क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे चेंज आ सकता है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, लार्जेस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो लार्जेस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एस्पार्टिक एसिड जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पोलर नेगेटिव चार्ज, एंड ल्यूसिन क्या है, नॉन पोलर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा, लार्जेस्ट चेंज। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सेल कल्चर सेल एब्जॉर्ब अमाइनो एसिड्स if radioactively methionine is provided in this cell culture which cell organelles radioactively observed first। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका था शायद, बिकॉज इसमें क्या पूछा है, रेडियो एक्टिवली जो मिथियोनिन है वो सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व होगा। तो मैंने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर लगाया था वो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए राइबोसोम, बिकॉज सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए आएगा और यहाँ पे मिथियोनिन है
तो सबसे पहले तो यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड हो जाएंगे और वो जो प्रोटीन है वो राइबोसोम के अंदर सबसे पहले दिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लगा दिया था। अब इसका पता नहीं इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बाद में मुझे लगा कि इसका राइबोसोम शायद करेक्ट आंसर होगा, और अगर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है प्रोटीन की सारी, तो वो सबसे पहले SCR में जाएगी, उसके बाद गोल्जी में, तो सबसे पहले SCR में भी दिखना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you need to protein Z which molecular weight is 50 kilodalton। ओके, कोई प्रोटीन Z है, प्रोटीन Z मोलिकुलर वेट इज़ 50 किलोडाल्टन। अब यहाँ पे you need to protein Z for an assay if it mixed with protein A। ये किसी प्रोटीन A के साथ में मिक्सड हो चुकी है जिसका मोलिकुलर वेट कितना है 120 किलोडाल्टन। ओके, तो अब इन दोनों प्रोटीन को हमें सेपरेट करना है, तो हम ये इजीली बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। और कि कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ओके, बिकॉज ये क्या है, अलग अलग साइज़ की प्रोटीन है, तो इनको मोलिकुलर वेट के बेस पे इसको अगर सेपरेट करना है तो हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर दो जो प्रोटीन है अलग अलग टाइप की, उनके अंदर किसी मोलिक्यूल के लिए एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बायोटीन एविडीन वाली प्रोटीन है, हिस्टिडीन टैग प्रोटीन है, उसके लिए निकल वाले कॉलम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से किसी प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी किसी मॉलिक्यूल के साथ काफ़ी अच्छी है, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मास की कैलकुलेट करने के लिए होती है। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली टाइप ऑफ एप फाउंड इन इंडिया। तो ये जो प्राइमेट्स होते हैं, एप, मंकी वगैरह, वो इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा ऐप है जो प्रेजेंट है। तो इसका इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो तो ही इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुल्लॉक गिब्बन। ये इस टाइप का ऐप है जो ओनली इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ओरंगुटान, लॉयन टेल मैकेको एंड स्लो लोरिस, ये तीनों ही प्रेजेंट नहीं रहते जनरली इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट, विच डिफ्यूज़ रेडिली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इसमें CO2 करेक्ट आ जाएगा, बिकॉज ग्लूकोज, DNA, कैल्शियम ये तो क्या है, पोलर है, तो ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रेडिली डिफ्यूज़ कौन कर सकता है, गैसियस मॉलिक्यूल, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, लाइक ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे चलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है यहाँ पे, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चलता है, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में मेनोज जो होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो कौन होता है, वाटर होता है। ओके, CO2, लाइट, ग्लूकोज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो नो नीड टू ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा नहीं हो सकता, इसको ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत होती है कैंसर सेल को भी। तो यही ऑप्शन हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इवेडिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, उसको इवेड कर देता है। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स भी खुद को खुद प्रोवाइड करवा सकता है। रेजिस्टेंट टू अपोप्टोसिस, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एक इंसेक्ट डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लेंदी ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस मेरे को याद नहीं रहे, लेकिन ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। इंसेक्ट की डाइवर्सिटी से रिलेटेड मीन्स ये इकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। इसमें सारा एरिया कवर किया गया है। अगर आप इसको एनालाइज करते हो तो सारे जो भी सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जूलॉजी, सारे जो एरिया हैं उससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी से भी। सो
इकोलॉजी का ये क्वेश्चन था, इंसेक्ट डाइवर्सिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। इसके अलावा इसमें पूछा गया था कि क्रोमोसोम पेयर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम वन पेरेंट, तो इसमें कुछ जीनोम इम्प्रिंटिंग और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए हुए थे, जीनोम या ओके। और एक जो जीनोम की लेंथ दी हुई थी, इसमें एग्जैक्ट जो डेटा है, एग्जैक्ट जो डिजिट है वो मुझे याद नहीं है, 200 मिलीमीटर या ऐसा ही कुछ था, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या करने थे, आइडेंटिफाई करने थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे को 22 क्वेश्चंस यहाँ पे याद रहे। ओके, तो अगर आपने भी ये एग्ज़ाम अपियर किया है और अगर आपको ये कुछ याद है इसमें से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में अगर आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी आपके फ्रेंड जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।